दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के JCERT के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व आंसर देखेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि इस बार भी आप अच्छे से जो है बोर्ड की परीक्षा में पढ़कर जो है जाओगे और बोर्ड एग्जाम में जो है आप 400 प्लस अंक लाओगे। आप इस बार भी टॉपर बनोगे। और बच्चों जितने भी मॉडल पेपर आप लोगों का जारी किया गया है उन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से जो है 90% क्वेश्चन जो है भिड़ने वाला है। ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी भी वस्तु की जो है जो प्रतिबिंब बनाई गई है वो आभासी है और सीधा है और वस्तु से जो है वो बड़ा पाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है ये स्थित है वस्तु। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बताया था कि बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है और ये एग्जाम में 100% जो है लड़ता है, आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा r बराबर 2f, यानी कि जो है वक्रता त्रिज्या यानी r जो है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ठीक है। अगर ये यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दे कि f बराबर 1/r होता है या 2/r होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों कि f जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी जो है वो फोकस दूरी क्या होती है कि जो ये त्रिज्या जो है, ठीक है, यानी r जो है वो क्या होती है, इसकी जो है यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको याद रखना है। ठीक है। इस फॉर्मूले के भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल तीसरा नंबर दिया गया है कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश का किरण मुड़ती है। तो देखिए ये मैंने स्नेल के नियम में आप लोगों को बताया था कि ये जो है अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। यहाँ पे दिया गया है कि अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में जो है सदैव जो है प्रतिबिंब जो है उल्टा एवं छोटा बनता है, यानी कि वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक है। अगला सवाल पांचवा नंबर है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि समतल दर्पण में जो है अगर हम कोई भी यहाँ पे समतल दर्पण ले लें, जैसे हम किसी भी शीशे में अपना जो है चेहरा देखते हैं, जब हम कंघी उंगी करते हैं, जब अपना नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं तब शीशा को देखते हैं, तो क्या होता है कि जितनी दूरी हम रहते हैं ना तो उतनी दूरी में उसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है वो काल्पनिक वास्तविक बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही रहेगी। ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो वह क्या है, दृष्टिपटल है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। यहाँ पे सवाल यह होना चाहिए कि मानव नेत्र द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की जो है न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, मानव नेत्र की जो है न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से रहे तो आपको यहाँ पे समझना है और उसको अच्छे से आपको भरना है, अच्छे से उसको जो है मिलान करना है, टिक लगाना है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको 100% जो है बोर्ड की परीक्षा में इस बार अंक लाने हैं। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को फोड़ ही देना है और सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो आने वाला है। तो सर पहले ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव भी अपलोड होने वाली है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर दिया गया है कि द्विफोकस लेंस किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि द्विफोकस यानी कि अवतल भी है और उत्तल लेंस, दोनों लेंस को अगर यहाँ पे एक साथ जोड़ा जाता है यानी कि द्विफोकसल जो है लेंस बनाया गया है तो वह जो है किस दोष के दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो जो है जरा दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए जाता है, जो कि अधिकतम जो है वृद्धा अवस्था में जो है वृद्धा अवस्था के व्यक्तियों को जो है यह लेंस उपलब्ध कराया जाता है, उपयोग करवाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बताएं। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस करके बताया था कि तारे जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल 11 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR²। क्यों होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था विद्युत का शक्ति का फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है एग्जाम में थोड़ा सा जो है घुमा कर जो है क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 12वां नंबर दिया है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा और मैंने बार बार इसको अच्छे से रिपीट करके अच्छे से समझाया है। और ओम का नियम के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकों का जो भाग है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इस दोनों क्वेश्चन को, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। उसके व्यंजक को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो किस प्रकार आधारित है और किस पर काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर दिया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जाएगा बादलों के दिन। अगर दोस्तों आसमान में जो है बादल छा जाते हैं तो क्या सौर से हम कोई भी चीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसका जो तापक है वो तो काफी निम्न हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल ही कुछ इस तरह से है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि अधिक ताप प्राप्त करने के लिए जो है उपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बादलों का घिर जाना या बादलों वाले दिन जो है हम गर्म ताप को जो है सौर ऊर्जा से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ZNO+C तिरचिन ZN+CO में किसका उपयोग होता है, यानी किसका यहाँ पे जो है उपचयन होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो है सेट 1 में भी दिया गया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है कार्बन का जो है यहाँ पे उपचयन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर दिया है कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफेद होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल गलत है, यह असत्य है, सही नहीं है। यानी कि NaOH जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत आंसर होगा, ये जो है पूरी तरह से गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर हो चुका है, तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस पदार्थ का pH का मान 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त यानी कि ब्लड का। अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मैंने आपको पहले भी जो है बताया हुआ, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों को जो बताया था। तो इसका आंसर जाएगा अम्लीय, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यह है दही। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगर लैक्टिक अम्ल में अगर ऑप्शन में दही के अलावा दूध रहे तो वो भी आपको जो है टिक लगा देना है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि ब्रोमीन भी होता है और मरकरी यानी कि पारा भी होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है, जिसको हम Au द्वारा सूचित करते हैं, यानी उसका जो है तत्व का सांकेतिक नाम जो है वो Au है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी Au। अगला सवाल दिया है कि एक्वा रेजिया में पाया जाता है। एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है। तो एक्वा रेजिया में जो है वो सांद्र HCl भी पाया जाता है और सांद्र HNO3 भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला सवाल है कि बुटनान चतुर कार्बन यौगिक है। तो किसका
प्रक्रियात्मक समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन का, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है वो CO2 तथा H2O भी आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश का भी आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 29 नंबर दिया है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ध्यान दीजिए, काफ़ी वीवीआई सवाल है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कितने कोष्ठक होते हैं? कक्ष भी पूछा जा सकता है या कोष्ठक भी पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है मानव हृदय में जो है 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, यानी टोटल हो गया 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर जाएगा साइटोकाइनेन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो यह जो है यीस्ट में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है? यह जो है पूरी तरह से फल में विकसित हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समजात अंग का उदाहरण है? तो समजात अंग का जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास अपृत भूस्तरी। तो इस सभी का जो आंसर होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सभी जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए ना सभी समजात अंग के उदाहरण में है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेगर जॉन मेंडल। मैंने आपको बताया था ना कि मेंडल के द्वारा ही सबसे पहले सर्वप्रथम जो है मटर के पौधों पर जो है आनुवंशिकता का जो है नियम प्रतिपादित किया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है मटर के पौधों पर, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे 37 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका दोस्तों घास, बकरी तथा मानव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे देखिए उत्पादक कह रहा है तो क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि घास को जो है मेढक जैसे ये ग्रास हाइपर खा लेता है और ये जो है ग्रास हाइपर को मेढक खा लेता है और मेढक को जो है सर्प खा लेता है, तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादक यानी सर्वप्रथम क्या है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वनों का बचना, यानी कि जो जंगल है उसको उजड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा वन नाशक रोकना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया है कि खादीन पाए जाते हैं, तो खादीन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस सेट का जो है 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप कि आप इसको अच्छे से जो है पढ़ेंगे, अच्छे से आप जो है इसको तैयारी करेंगे, और जिस तरीके से आपने टारगेट रखा है कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 400 प्लस अंक लाओगे और आप भी इस बार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर में नाम दर्ज कराओगे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।